आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएएस 2023 की मुख्य परीक्षा के पेपर्स का स्तर कैसा था और आरएएस 2021 से उसकी तुलना करेंगे कि 21 में जो पेपर हुए थे उससे किस तरह से अलग है, सरल है या कठिन है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जो डिस्कशन होगा हमारा ये होगा कि 2023 के पेपर्स कैसे थे, फिर 2-2 मार्क्स के सवाल कैसे थे, 5-5 मार्क्स के सवाल कैसे थे और 10 मार्क्स के सवाल कैसे थे। ये अलग-अलग इसलिए इसका डिस्कशन ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ सके कि पिछले बार के जो पेपर्स थे उससे किस प्रकार ये भिन्न थे, किस प्रकार से अलग थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मेरा ओवरऑल व्यू दूँ आरएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए, तो पिछली बार की तुलना में काफ़ी अलग और कठिन था। यहाँ मैंने 2 शब्द प्रयोग किए, एक तो अलग और एक कठिन। अलग मतलब ट्रेंड थोड़ा चेंज कर लिया था, जिससे हम वाकिफ़ नहीं थे। हम मतलब जो एक्सपीरियंस लोग थे, उनकी बात भी मैं कर रहा हूँ। मेरे बारे में आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि मैं आरएस 2013 से मैं दे रहा हूँ। आरएस 2013 में मैंने इंटरव्यू दिया था, फिर पिछला आरएस 2021 में इंटरव्यू दिया और ओवरऑल मेरी 355वीं रैंक थी और मुझे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई मिला था, लेकिन मैंने अभी तक जॉइन नहीं किया है और इस बार मैंने आरएस 2023 भी दिया है। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू। अब हम पेपर वाइज़ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास विषय की। पहला खंड जो इतिहास विषय का, उस पे बात करते हैं। तो इसका ओवरऑल व्यू मेरा ये है कि पिछली बार की तुलना में स्तरीय प्रश्न थे। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल थे। जैसे देखिए ड्योढ़ीदार वाला क्वेश्चन था, वो आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा। दूसरा सार्वभौमिक पौरोहित्य का जो क्वेश्चन था, वर्ल्ड हिस्ट्री से जो पूछा गया था। तीसरा रजाकार वाला सवाल था जो, वो हमें ये तो पता था कि हैदराबाद का भारत में विलय कैसे किया गया है, लेकिन उनमें रजाकारों की भूमिका के बारे में इतना कहीं पढ़ने को मिलता नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, किसी-किसी ने किया भी होगा, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। फिर विश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चन था, वो भी सरल नहीं कहा जा सकता। अगर हमको सरल लग रहा है, तो उसमें इतनी मार्किंग नहीं होगी। फिर भारतीय संस्कृति वाला सवाल था, वो बिल्कुल अलग था, हटके था। उसमें सबने अपना अलग व्यू पॉइंट दिया होगा, सबने अलग तरीके से लिखा होगा, इसलिए इसे थोड़ा कठिन कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें अब मार्किंग किस तरह से होती है, एग्ज़ामिनर को क्या चीज़ चाहिए, हमने वो लिखी है या नहीं लिखी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम तैयार करके जाते नहीं हैं। और मौर्य स्तंभ का जो सवाल था, उसमें हमें पिन पॉइंटेड आंसर देना था, वो किसी ने दिया है या नहीं दिया है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कठिन के स्तर में रखा है। तो ओवरऑल इतिहास पोर्शन था जो पिछली बार की तुलना में इतिहास विषय का जो खंड है, वो कठिन था। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से कह कह देता हूँ कि पिछली बार की तुलना में इकोनॉमिक्स का सेक्शन कठिन नहीं था। आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा, पिछला पेपर देखिएगा और इस बार का पेपर देखिएगा, तो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, उसे इतना कठिन नहीं कहा जा सकता। जैसे जननी जननी सुरक्षा वाला क्वेश्चन था, मुद्रास्फीति वाला सवाल था, ज्ञान संकल्प पोर्टल था, किसान संपदा योजना था, स्वामित्व वाली। ये योजना इस बार ऐसी आई जो हम सब पढ़ के गए थे। लोगों की थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, थोड़ा बहुत भी हमने कुछ लिखा है तो उसमें मार्किंग होगी। पिछली बार जो योजना आई थी उसमें वो बहुत ही तथ्यात्मक योजनाएँ थी। उसमें हमें तथ्यों का यूज़ करना था और उसमें बहुत कम नंबर मिले लोगों को। फिर बीआईपी वाला क्वेश्चन था, निवेश संवर्धन ब्यूरो वाला सवाल था। लेकिन जो जल आजीविका सुरक्षा वाला क्वेश्चन था, रसद नीति थी, आर्थिक गलियारा और एनडीसी वाले सवाल इकोनॉमी सेक्शन में ये कठिन थे। ये सबने अच्छे तरीके से नहीं किए होंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि हमने 2-2 नंबर में इसको तैयार किया। जल आजीविका वाला योजना थी, 2 नंबर में हम तैयार करके गए थे और वो 10 नंबर में पूछा है। तो ये कठिन था। इसमें हम सब लिख के तो आए हैं, 5-10 पॉइंट सब लिख के आए होंगे, लेकिन अब मार्किंग किस तरह से होती है, उस पे डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं फर्स्ट पेपर का जो तीसरा खंड है, 20-20 नंबर के जो 20-20 नंबर का जो सेक्शन आता है, वो कैसा था देखिए। तो इसका ओवरऑल मैं व्यू दे दूँ कि पिछली बार की तुलना में काफ़ी कठिन थे। जैसे वेस्ट टॉक्सिफिकेशन, सोशियोलॉजी में वेस्ट टॉक्सिफिकेशन वाला क्वेश्चन था। अर्जुन अप्पादुरई वाला क्वेश्चन था। निर्धनता की संस्कृति थी, ये तो सोशियोलॉजी का पोर्शन है। आगे हम बढ़ते हैं मैनेजमेंट में, तो उसमें उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई वाला क्वेश्चन पूछा था, जो कहीं पढ़ने को मिला नहीं, किसी नोट्स में भी नहीं मिला। फिर पूंजी संरचना वाला क्वेश्चन था, वो भी कठिन था। नेतृत्व वाला सवाल है, वो भी कठिन था। एंजल इन्वेस्टर वाला सवाल, वो भी कठिन था। फिर आगे बढ़ते हैं, थ्री नीड्स थ्योरी काफ़ी कठिन थी, क्योंकि इसको इग्नोर किया जाता है, इतना पढ़ के कोई गया नहीं होगा। फिर IAASB वाला क्वेश्चन था और जनरल एंट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन था, ऑडिट एंड अकाउंटिंग में, काफ़ी कठिन थे। तो ओवरऑल फर्स्ट पेपर ओवरऑल कठिन था पिछली बार की तुलना में। तो पिछली बार आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में मार्किंग बहुत टफ हुई थी। तो और बहुत सारे लोगों के बहुत कम नंबर आए, कम कम मार्क्स आए थे फर्स्ट पेपर में। सबसे टफ मार्किंग फर्स्ट पेपर में हुई थी। इस बार भी अगर मार्किंग ऐसी होती है, और मुझे पता है कि इस बार मार्किंग टफ ही होगी, क्योंकि अगर उनको किसी भी तरह के लूप होल नहीं रखने तो मार्किंग को टफ करना होगा उन्हें। तो टफ मार्किंग होगी और पिछली बार की तुलना में पेपर फर्स्ट कठिन था। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड का पहला पोर्शन एथिक्स था। एथिक्स पिछली बार की तुलना में कठिन था। पिछली बार के सवाल देखिए और इस बार के सवाल देखिए, 5-5 नंबर के पिछली बार के क्वेश्चन थे, वो इजीली हम
अटेंड कर सकते थे और ईज़िली उसमें बहुत कुछ लिख सकते थे। लेकिन इस बार ऐसे सवाल थे कि उनमें ईज़िली लिखा नहीं जा सकता। टैगोर वाला क्वेश्चन था, अरविंद वाला क्वेश्चन था और बड़े-बड़े सवाल है, उस पे कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो उनमें सबका अलग-अलग व्यू पॉइंट होगा और मार्किंग अलग-अलग होगी। इसलिए इसे कठिन कहा जा सकता है। तो एथिक्स का पोर्शन पिछली बार की तुलना में कठिन था। साइंस का देखते हैं तो साइंस के बारे में ओवरऑल व्यू मेरा ये है कि पिछली बार की तुलना में कठिन था। जैसे आईपी वर्सेस मैक का क्वेश्चन था, एआई का जो न्यूरल न्यूरल वाला क्वेश्चन न्यूरल नेटवर्क का क्वेश्चन था, वो बिल्कुल डिफरेंट था, पता नहीं कहाँ से आया। फिर ऐरावत के बारे में जो बड़ा सवाल पूछा गया, तो उसमें ऐरावत की हमें फुल फॉर्म पूछी गई थी, जो काफ़ी कठिन थी। डीएनए वैक्सीन वाला क्वेश्चन था, करंट इश्यू से रिलेटेड था, काफ़ी कठिन था। तो साइंस की ओवरऑल देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में साइंस का पेपर भी कठिन था। वो कठिन का स्तर थोड़ा-सा हो सकता है, अधिक हो सकता है, मध्यम हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से सोचिएगा, लेकिन कठिन था। अब बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल पिछली बार की तुलना में कठिन तो नहीं कहा जा सकता, परंतु थोड़ा अलग था। अलग किस ढंग से था कि हम चीज़ों को जिस तरीके से पढ़ के नहीं गए थे, उस तरीके से सवाल दिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थल पूछ दिए। अब इतना हमने सोचा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थल पूछ दिए जाएँगे। किसी को 2 याद आए, किसी को 3 याद आए। इस तरह से हम लिख के आए हैं। कृष्णा नदी नदी की 8 सहायक नदियाँ। अब कृष्णा में कोई गोदावरी को घुसा के आ गया है, कोई कावेरी को घुसा के आ गया है। तो क्योंकि उस समय इतना याद आता नहीं है। फिर बॉक्साइट खनन क्षेत्र पूछे गए, वो भी स्पेसिफिकली 3 के। अब इसमें कोई कोयले का लिख के आ गया, कोई लौह इस्पात के लिख के आ गया, होता है वैसा। फिर अरावली से जो दक्षिण अरावली से संबंधित संकटग्रस्त वन्य जीवों के बारे में लिखना था, वो काफ़ी अलग सवाल था और हर कोई अलग तरीके से लिख के आया है। उस समय कौन सा जीव याद आया भी है या नहीं भी आया है या ऐसे ही लिख के आए हैं, तो उसमें और एग्जामिनर के पास मॉडल आंसर में क्या आंसर होता है, तो उससे थोड़ा इसमें मार्किंग में थोड़ा डिफरेंस आएगा। फिर ओजोन क्षरण के बारे में क्वेश्चन था, 10 नंबर का सवाल था, तो इसे भी कठिन कहा जा सकता है। तो भूगोल ओवरऑल तो कठिन नहीं थी, लेकिन थोड़ा तरीका अलग कठिन था, तो उस हिसाब से मार्किंग भी थोड़ी टफ हो सकती है। आगे देखते हैं, ये सेकंड पेपर खत्म हो चुका है, अब थर्ड पेपर की बात करते हैं। थर्ड पेपर का फर्स्ट पोर्शन है पॉलिटी। अब पॉलिटी पिछली बार की तुलना में कठिन थी। जैसे बीएपी जो पार्टी है, उससे संबंधित क्वेश्चन था। अब वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसे इतना बढ़ा दिया है, आधा-आधा नंबर में इतना बढ़ा दिया कि उसमें इतना कौन याद करके आता है। फिर जन आंदोलन से संबंधित सवाल था, वो थोड़ा डिफरेंट था। फिर आर्टिकल 243 बी से रिलेटेड नगरीय निकायों के कार्यों के बारे में पूछा गया था। फिर सीएए 2019 के बारे में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में पूछा गया था। काफ़ी अलग सवाल था और अच्छा सवाल था। इसके अलावा 77वें कांस महोत्सव के बारे में पूछा गया था। तो अब इसमें सबको पता नहीं क्या-क्या चीज़ें याद आई और क्या-क्या चीज़ें हम लिख के आए हैं, लेकिन आंसर बिल्कुल अलग था। फिर जाति का सेकुलरीकरण, 10 नंबर का सवाल था, काफ़ी कठिन था। क्यों कठिन था कि अगर इस क्वेश्चन में हमने मूल भावना नहीं लिखी है, जाति के सेकुलरीकरण, इसकी परिभाषा ठीक से नहीं दी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक आधा डेढ़ नंबर मिलेगा। ये पक्की बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, काफ़ी एस्पिरेंट से बात हुई, वो इसका नकारात्मक अर्थ लिख के आए हैं, नेगेटिवली इसको प्रेज़ेंट करके आए हैं। अगर आपने नेगेटिवली प्रेज़ेंट किया है, तो आपको नंबर इसमें नहीं मिलने वाले। इसलिए ये एक कठिन पोर्शन था पॉलिटी का, पिछली बार की तुलना में कठिन था। आगे बढ़ते हैं पबेट के बारे में। पबेट पिछली बार की तुलना में थोड़ा कठिन था, ज़्यादा कठिन नहीं कह सकता, थोड़ा कठिन था। जैसे उपराष्ट्रीय सरकार वाला क्वेश्चन था, वो कहीं हमको पढ़ने को मिला नहीं कभी। आर्टिकल 315 का क्वेश्चन था, तो आर्टिकल 315 में हमारे पास इतना कंटेंट था या नहीं था, ये भी एक सवाल है बड़ा। 315 में क्या लिखा हुआ ये तो पता है हमको, लेकिन अब इससे रिलेटेड 5 नंबर का कंटेंट हमारे पास था या नहीं था, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। फिर सीएम से रिलेटेड एक पिन पॉइंटेड क्वेश्चन था, सीएम के कर्तव्य नहीं पूछे थे, सीएम के ऐसे कर्तव्य पूछे थे जो विशेषीकृत हो, तो ये भी सवाल सरल नहीं कहा जा सकता। फिर ग्रेकुनास के सारे सूत्र पूछे थे, जो गणितीय सूत्र थे, वो हमें वहाँ लिख के आना था और उसको उसका फिर गणितीय रूप भी प्रदर्शित करना था, 5 अधीनस्थों के संबंधों को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसे सरल नहीं कहा जा सकता, तो पपेट थोड़ा कठिन था पिछली बार की तुलना में। आगे बढ़ते हैं, पेपर थर्ड का पोर्शन थर्ड, जो 20-20 मार्क्स के आते हैं, उसमें पिछली बार की तुलना में काफ़ी कठिन था। स्पोर्ट्स एंड योगा तो आप भूल ही जाइए कि किसी के 4, 5 या 6 नंबर, मैक्सिमम 6 नंबर किसी को मिल सकते हैं स्पोर्ट्स एंड योगा में, क्योंकि काफ़ी कठिन था और पता नहीं कहाँ से पूछे थे। व्यवहार, लेकिन व्यवहार का पोर्शन बहुत सरल था, बहुत सरल। व्यवहार में लोगों के 15, 16, 17 नंबर आ सकते हैं, इतना सरल था व्यवहार वाला पोर्शन, आप देखिए। और लॉ भी पिछली बार की तुलना में इतनी कठिन नहीं थी। लॉ इतनी कठिन नहीं थी, 1-2 क्वेश्चन कोई अलग था, लेकिन ओवरऑल इसको कठिन नहीं कहा जा सकता। स्पोर्ट्स एंड योगा बहुत कठिन था, व्यवहार बहुत सरल था और लॉ भी इस तरह था। अब लास्ट में देखते हैं, लास्ट पेपर था, ये निर्णायक पेपर होता है, आप सबको पता है। इसमें हिंदी को इस बार बहुत सरल दे दिया, हिंदी की ग्रामर बहुत ज़्यादा सरल दे दी। बहुत ज़्यादा सरल से मेरा तात्पर्य ये है कि 40 नंबर तो आपके आने चाहिए, जैसा मेरा अनुभव है और पेपर्स देते हैं, इससे मुझे लगता है 40 नंबर तो आने ही चाहिए। पिछली बार ये हिंदी की ग्रामर बहुत ज़्यादा कठिन थी,
बहुत ज़्यादा कठिन से तात्पर्य ये है कि लोगों के एवरेज 25 से 30 नंबर एवरेज आए थे। 27, 28, 27, 28 ये एवरेज नंबर थे पिछली बार, और इस बार एवरेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 38, 39, 40, 41, 42 ये एवरेज नंबर होंगे इस बार। तो ये तो सरल हो गया, लेकिन इंग्लिश वाला पोर्शन पिछली बार की तुलना में बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। ये मैं पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ। पिछली बार इंग्लिश ग्रामर में 20 में से मेरे 15 या 16 नंबर थे। तो मेरी ग्रामर अच्छी है, इंग्लिश का कंपोजिशन अच्छा है। इस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ये पोर्शन इस बार काफ़ी कठिन था। अनसीन पैसेज था, उसे सरल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो पढ़ने को तो हमको अनसीन पैसेज अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम आंसर फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं। तो ओवरऑल इसे भी सरल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंग्लिश वाला पोर्शन पोर्शन बहुत कम लोगों के अच्छा होता है। हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या ये, बहुत कम लोगों के अंग्रेजी का कंपोजिशन पोर्शन सरल होता है। और अंग्रेजी अगर इंग्लिश मीडियम वाले लोगों की बात करूँ, तो उनकी अंग्रेजी अच्छी हुई है, हुई होगी, लेकिन उनकी हिंदी सही हुई या नहीं, यही एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब हिंदी भी सही होनी ज़रूरी है। हिंदी इतनी सरल आई है कि आपकी अगर हिंदी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो फिर आप लीड नहीं ले पाएँगे। तो ओवरऑल ये मेरे सारे पेपर्स का विश्लेषण मैंने किया है। अब मैं आपको थोड़ी-सी कट ऑफ का एक अनुमान बताना चाहूँगा। तो जनरल की कट ऑफ में मैंने इतना सोचा है कि मुझे लग रहा है कि जनरल की कट ऑफ 300 प्लस-माइनस 10 रह सकती है, 290 भी रह सकती है, 310 भी। तो 290 से 310 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहने का अनुमान मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपके अलग विचार हो सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ईज़िली दीजिएगा, और वीडियो आप कैसा लगा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।